हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 4th ऑफ अगस्त से लेकर 10th ऑफ अगस्त तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे कि आपको पता है कि पहले प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके आंसर्स आपको ज़रूर देने होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहे आपके पास इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले ये वाले आपके पास 5 और उसके बाद ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे पहुंचते हैं जिसका नाम क्या आता है, नेशनल न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस बार का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिनका लिंक थोड़ा सा पुराना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से और क्या क्या इसके साथ जुड़ सकता होगा स्टैटिक, वो भी यहाँ पर जोड़ने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहली जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो किसके बारे में बात करता है, वो कहता है भारत टैक्सी सर्विस। अब गौर करना, समझना इस बात को। आप सभी ने कभी ना कभी उबर जरूर करी होगी। ठीक है, आपने कभी ना कभी ओला जरूर करी होगी या आपने कभी ना कभी रैपिडो जरूर करी होगी। ठीक है, पर गौर करने वाली बात है वो सारी की सारी कंपनीज कैसी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। वो सारी की सारी कैसी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। किसका बेनिफिट पहले सोचेंगी, पहले अपना बेनिफिट सोचती हैं। कभी आपने राइड करी होगी और आपने गौर करा होगा कि तो मैंने राइड 100 रुपए की थी, पर वो आगे जाते जाते कब वो 120 बन गया नहीं पता लगता है। और अगर मैं एक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, जिसको उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा भी कटौती पे मिलता है उसको, क्योंकि आधा पैसा किसके पास जाता है, कंपनी के पास। अब इन सब चीजों से छुटकारा मिलने जा रहा है और एक नई स्कीम आप यहां पर कह सकते हैं या एक नया इनिशिएटिव आप यहां पर कह सकते हैं जो इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, तो आप याद रखेंगे भारत टैक्सी सर्विस। ठीक है, सीधी बात है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं सहकारी, याद रखेंगे आप इसे सहकारी टैक्सी भी आप इसे यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, और क्यों कह रहे हैं सहकारी अभी हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है इंडिया का जो कॉपरेटिव सेक्टर है, अब याद करो मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में जरूर पढ़ाया है कॉपरेटिव के बारे में। मैंने आपको कहा था कॉपरेटिव सोसाइटीज का नाम आपने सुना होगा। कॉपरेटिव सोसाइटीज ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपनी इच्छा से किसी और की मदद करते हैं। जैसे गाँव में अगर मैं आपको बताऊं तो डेयरी फार्मिंग में वो लोग मदद करते हैं, या कोई भी छोटे पैमाने का जो काम है उसे प्रोवाइड करने में, उसमें फाइनेंशियली एड देने में कौन मदद करते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज मदद करती हैं। ठीक है, अब गौर करना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कहता है इंडिया का जो कॉपरेटिव सेक्टर है उसने प्लान करा है कि वो लॉन्च करेंगे टैक्सी सर्विसेज को अंडर द ब्रांड नेम, और ब्रांड का नाम क्या होगा यहाँ पर, भारत। और कब तक लॉन्च होगी, दिसंबर 2025 तक। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए भाई लागत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा। तो पैसा कितना लिखा गया यहाँ पे, 300 करोड़, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और कहता है यहाँ पर, अब कहता है ऑथराइज्ड कैपिटल एंड हैविंग ऑलरेडी ऑन बोर्डेड, कितने यहाँ पर बोले गए हैं, 200 ड्राइवर्स विद 50 ईच फ्रॉम 4 स्टेट्स। यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात हुई है, दिल्ली, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो अभी ये पूरे इंडिया में तो नहीं लॉन्च हो रहा है, यहाँ पर आप ऐसा कहेंगे कि यहीं से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद फिर ये पूरे के पूरे इंडिया में हमें एक और, जैसे उबर है, ओला आ जाती है अपने पास, रैपिडो आ जाती है, वैसे ही अब अपने पास एक भारत टैक्सी सर्विस भी आएगी। ठीक है, अगला कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड द मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसे रजिस्टर्ड ऑफिशियली ऑन 6 जून 2025। ठीक है, और इसके अंदर जो है फिर वो 8 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ऐड किया गया। मतलब बोलने का मतलब है इन 8 के 8 ने भी क्या करा यहाँ पर, पार्टिसिपेट कराए। ठीक है, मतलब इन 8 के तहत ये चीजें यहां पर हो पाएंगी। ठीक है, तो ये नाम बस पढ़ लेंगे एक बारी के लिए और पढ़ के छोड़ देंगे, इतना डेप्थ में पूछे जाने के चांसेस बहुत माइनस में है। कोऑपरेटिव वाला जरूर पूछेगा, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है बच्चे, अब एक चीज गौर करो, जितने भी ये कोऑपरेटिव्स होती हैं, जितने भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उन्हें संभालने वाला कौन होता है, तो याद रखेंगे उन्हें संभालने वाला होता है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी,
थी 1981 में, और ये किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज किसके अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और इसको फिर फॉर्मली कब एस्टैब्लिश किया गया है? जब एक्ट आता है तो एक्ट के अगले साल ही बॉडी बनती है, तो 1982 में। और किसने रिकमेंड करा था? बी शिवारमन कमेटी ने इसको यहाँ पर रिकमेंड करा था, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या आता है आपके पास? तो आप याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका आंसर आपको देखने को, इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है चेयरमैन कौन थे? तो शाहजी केवी, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा इस बॉडी के हेडक्वार्टर नाबार्ड के कहां पर आते हैं? मुंबई में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी न्यूज अपने पास जो कि हमने, देखो बेटा, इतना सारा आपको नहीं याद रखना कि गुजरात के किस कोऑपरेटिव ने करा। ये स्टेट जीके वाले बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे। स्टेट जीके मतलब कोई गुजरात की तैयारी कर रहा होगा, महाराष्ट्र की, अदरवाइज नहीं बेटा। अदरवाइज हमारे पेपर के लिए आएगा कि ये भारत टैक्सी कब यहाँ पर लॉन्च होगी और किन 4 राज्यों में इसको यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? कोऑपरेटिव्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब भी हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की, तो एक आपको पता होगा, एक बॉडी है जिसकी मीटिंग 1 साल 2024 में इंडिया में हुई थी, उसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। क्या नाम है उसका यहाँ पर? इंटरनेशनल, याद रखेंगे आप, कॉपरेशन भी कहते हैं, कोऑपरेटिव भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अलायंस, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, ये भी कुछ वर्किंग लोगों का ही ग्रुप है जो कि क्या करते हैं? जो कि मदद करते हैं, या जो मदद करते हैं इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, कह सकते हैं। ये एक प्रकार की एनजीओ है, ये भी आप इसे कह सकते हैं। और इसकी स्थापना 1895 में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखना है कि हर साल 6 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है? तो आपने ध्यान रखना है वो कब मनाया जाता है? हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर अपने पास। अब गौर करो, इन कोऑपरेटिव्स की शुरुआत इंडिया में कब से हुई, कब आई ये कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ये वाला आपके पास। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स की शुरुआत आता है कोऑपरेटिव्स, याद रखना है आपने, कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज एक्ट, ये आया था सबसे पहले, ठीक है। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, ये कब का है बच्चे? तो आप याद रखेंगे 1904 का है। और याद करो, 1904 के टाइम पीरियड पे इंडिया में लॉर्ड कर्जन था। तो याद रखना किसके टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? कर्जन कौन था? वाइस रॉय था, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या इसके बारे में कहीं संविधान में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है बेटे। तो आप याद रखेंगे कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला है? तो आप याद रखेंगे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया? तो याद रखना है 97th अमेंडमेंट। और 97th अमेंडमेंट कब की है? 2011 की। तब किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है? इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। क्लियर हो गया? याद रखना पड़ेगा बेटा, बार बार जोड़ना पड़ेगा, बार बार, तब जाकर याद होएगा, ठीक है। अगला कहता है इसके बाद का, अगर हम बात करें कौन से वाले पार्ट में है, मतलब अब अगर अमेंडमेंट है तो कोई आर्टिकल, कोई पार्ट भी होएगा। तो पार्ट याद रखना है आपने, जो 9th बी पार्ट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 9th बी है, वो किसके साथ डील करता है? कोऑपरेटिव्स के साथ यहां पर डील करता है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243ZS से लेकर 243ZT किसके साथ एसोसिएटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, याद करो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद करेंगे जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी के अंदर भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है 43B। क्या नाम है इसका? 43B। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में यहां पर बात करता है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा
जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल नंबर 19 है उसका क्लॉज 1, उसका सब क्लॉज सी किसके साथ डील करता है, तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया ये जो कोऑपरेटिव वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये कोऑपरेटिव एक्चुअली में कुछ वॉलंटरी लोगों का ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो कि मतलब मदद करते हैं लोगों की उनकी चीजों को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना ये आपने सारा जोड़ लेना है इसके साथ का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और मैं फिर कह रही हूं इतना सब कुछ नहीं याद रहेगा, आप चाहकर भी याद नहीं कर पाएंगे, बस इसको एक बार रीडिंग दे लेना और रीडिंग देकर खत्म कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कहता है इंडिया और जो यूएन है, गौर करना, इंडिया और यूएन का एक प्रोग्राम है, एक जॉइंट प्रोग्राम है, उस जॉइंट प्रोग्राम का नाम है इंडिया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, इसका नाम है। ठीक है, नाम से गौर करो, कहता है इंडिया और यूएन ने हाथ मिला रखा है किस चीज के लिए, गौर करना, जितनी भी कंट्रीज हैं, कहां पर, गौर करो, ग्लोबल साउथ। कौन सा वाला यहां पर, ग्लोबल साउथ, तो पूरे ग्लोब के साउथ की बात हो रही है, इक्वेटर के नीचे की बात यहां पर करी जा रही है। इस ग्लोबल साउथ के अंदर गौर करेंगे, इस ग्लोबल साउथ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आपने याद रखना है इसके अंदर आएंगी, अब मैं यहां लिख देती हूं, याद रखेंगे आप, एक आ जाएगी आपके पास अफ्रीका, कौन सी आ जाएगी, अफ्रीका, उसके बाद आएगा आपके पास लैटिन अमेरिका, गौर करना, लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन वाला सी, कैरेबियन वाला एरिया भी कह सकते हैं, कैरेबियन सी के आसपास का जो एरिया है या जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स भी आ जाएंगे। उसके अलावा इसी के अंदर आ जाएगा एशिया, ध्यान रखना, और इसी के अंदर आ जाएगा ओशियाना। ठीक है, अब बेटा याद रखना कुछ कुछ कंट्रीज इसमें एक्सेप्ट भी हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाओ, बस इतना भी के लिए याद रखो। ठीक है, तो गौर करते हैं, इंडिया और यूएन का एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, गौर करेंगे, ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। अब ये क्या करना है, इनका मेन एम है इन कंट्रीज की मदद करना, क्या करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। किनको अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, फॉर 9 पार्टनर कंट्रीज। अब पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, तो ये तो हम इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और गौर करने वाली बात है, इसे सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या है, तो पहला याद रखेंगे, पहला वाला नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या नाम है पहले वाले का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपने याद रखना है। उसके अलावा सेकंड कौन सा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, याद रखेंगे। और चौथी बॉडी आती है कौन सी वाली, यूनेस्को आता है। ठीक है, तो गौर करना है, हमने और यूएन ने मिलकर क्या काम करना है यहाँ पर, यूएन ने, हाँ, हमने और यूएन ने मिलकर क्या काम करना है यहाँ पर, हमने मिलकर जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ को लेकर, मान लो रोड्स बनाने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को, किसी भी चीज़ में इंडिया ने कैसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करी है, वही हमें किसको बताना है, इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को बताना है, ताकि इनके अंदर भी कैपेसिटी बिल्डिंग क्या कर सके, बढ़ सके, और ये भी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। ठीक है, सीधी बात है, हमने इनकी मदद करनी है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रुकना 1 मिनट के लिए, जगह चाहिए होगी इसके लिए, मैं यहीं पे जगह यूज़ करूँगी। ठीक है, आइए गौर करते हैं और ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, अब कौन कौन सी बॉडीज थी, अगर आपको याद है तो उनके हेडक्वार्टर भी साथ साथ सीख लेते हैं और वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे लास्ट बॉडी से शुरू कर लेते हैं। लास्ट बॉडी का नाम क्या था वहां पर, तो गौर करो क्या नाम था, यूनेस्को। और यूनेस्को की जब भी हम बात करते हैं, यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को, और इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया पहला वाला। सेकंड कौन सी बॉडी थी वहां पर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड कौन सा आता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, याद रखना, वहां पर पूरा नाम नहीं लिखा है तो आपने पूरा कंप्लीट करना है। यूनाइटेड नेशन क्या नाम आता है आगे आपके पास, पॉपुलेशन फंड। इस बॉडी की बात करें तो ये बॉडी 1969 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हमें यहां पर देखने को
मिलता है। ठीक है, 2 हो गई अपने पास। तीसरी बॉडी कौन सी आती है, तो याद करो तीसरी कौन सी वाली थी वहां पे, तीसरी थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं, ये बॉडी 1961 में बनी थी और इसके हेडक्वार्टर रोम इटली में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। और उसके अलावा एक और बॉडी वहाँ पर बची हुई है जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गौर करेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 और इसके हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर किसी ने अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़े हैं या समझे हैं तो याद करो, जो ये यूएनडीपी है यही वो बॉडी है जो एक इंडेक्स रिलीज करती है। क्या नाम है इंडेक्स का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई 4 इंपॉर्टेंट बॉडीज जो कि किसकी मदद करेंगी, यूएन और इंडिया दोनों मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएंगे। किन किन वाले एरियाज की, जो ग्लोबल साउथ है उनकी यहां पर बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसी के साथ का एक पोर्शन छूटा हुआ है यहां पर, देखिए कहता है ये कब अनाउंस किया गया, तो गौर करेंगे कब अनाउंस किया गया, जब 78th सेशन चल रहा था किसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जब मैंने आपको कई बार बोला है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आएगा, गौर करो यूएन के कितने ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, सबको याद है। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, जो बच्चे नए होंगे वो यहाँ पर समझ लेंगे इस बात को। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, यूएन की बात करते हैं, तो यूएन के अंदर 6 ऑर्गन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर रखना है आपने, एक आ गया सिक्योरिटी काउंसिल वाला। एक कौन सा आ जाता है, यूएन जनरल असेंबली, याद रखेंगे। उसके अलावा एक आता है आपके पास यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या नाम आता है इसका, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये भी आपने क्लियर रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आ जाता है यूएन का सेक्रेटरीट आ जाता है, याद रखना है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल प्रोग्राम इसके अंदर कवर किया जाता है, या काउंसिल भी कहते हैं, एंड एक काउंसिल कहते हैं, काउंसिल आप लिख लेंगे। और लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या रही, बात ये रही कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी जब बात होगी तो आपने एक नाम नहीं भूलना है। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो आप याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, ये आपने इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इंडिया से फीमेल कौन थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो आप याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, इनके साथ इनका नाम यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे आते हैं। अगला वाला ये भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला भी। अब थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है, देखिए कहता है जो नीति आयोग है उसने लॉन्च करा है, गौर करना, ध्यान रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास सस्टेनेबल। अच्छा, एक चीज छूट गई, रुकना जरा सा, यहाँ पर आओ, क्या लिखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी 2-4 बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, गोल्स कहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पहले ये समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ बेटा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज मतलब सारे रिसोर्सेज की बात यहाँ पर हो रही है, रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उसका पूर्णता क्या कर सके, उपयोग कर सके, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो याद रखना, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, गौर करेंगे ये कौन सी, मतलब ये टर्म कहाँ पे दी गई थी, तो आपने याद रखना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है वो दी गई थी किसके द्वारा, तो आपने याद रखना है ब्रंट लैंड, ये मैंने क्वेश्चन क्लासेस में भी कराया हुआ है आपको, ब्रंट लैंड कमीशन के द्वारा ये दी गई थी, टर्म दी गई थी, याद रखना है। और कहाँ पे दी गई थी, तो आप याद रखेंगे रिपोर्ट में, और रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था इसका, आर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी रिपोर्ट का नाम था। ठीक है, और कब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो 1987, ये आपने यहाँ पर नहीं भूलना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल पहले तो आपने याद रखने 169 क्या यहाँ पे टारगेट्स है, और उन 169 टारगेट्स को हमें अचीव, मतलब 169 टारगेट्स हैं, और टोटल कितने गोल्स हैं, तो आप याद रखेंगे 17 गोल्स हैं, और इन 17 के 17 गोल्स को
2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, और इसके अंदर सारे ही फैक्टर है बेटा, सारे ही फैक्टर हैं। आप इसे गूगल कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, पूरे के पूरे 17 के 17 गोल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जरूर लिख लेना है, ब्रंटलैंड कमीशन वाला आप ही के किसी पेपर में ये क्वेश्चन हमसे वहां पर पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आता है। ठीक है, अगला, अब अगले वाले को देखो और गौर करो क्या लिखा है। कहता है नीति आयोग ने क्या लॉन्च करा है, एक रिपोर्ट को लॉन्च करा है। रिपीट करेंगे, रिपोर्ट को लॉन्च करा है जो किसके बारे में बात करती है, जो एक्चुअली में बात करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। आपको पता है जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम, और किस तरफ बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। ठीक है, तो क्या है इस रिपोर्ट में, क्या चीजें हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है रिपोर्ट को लॉन्च करने वाली बॉडी का नाम क्या हुआ, नीति आयोग। कब बनी थी, 1 जनवरी 2015 को। हमें यहां पर याद रखना है किसको रिप्लेस करके आई थी नीति आयोग, तो याद रखना है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन आया था, तो आप याद रखेंगे नीति आयोग। और हमेशा क्लियर रखना है, हमेशा नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा बच्चे, चेयरपर्सन होगा। ठीक है, आइए कहता है रिपोर्ट का टाइटल क्या है, रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, मोबिलिटी मतलब मूव की यहाँ पर बात की गई है, और कहाँ पे, पूरे इंडियन जितने भी स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। तो कहता है ये इस तरीके का पहला टूल होगा जो क्या ट्रैक कर रहा है, जो प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है स्टेट और यूटीज की, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो गोल्स हैं उसे क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, ये आपने यहाँ पर समझना है। कहता है अगर हम बात करें इसके अंदर क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, गौर करना, फिर स्टेट्स को क्या दिया जाएगा, स्कोर भी दिया जाएगा, स्टेट और यूटीज को स्कोर भी दिया जाएगा। स्कोर दिया जाएगा 0 से 100 की तरफ। ठीक है, मतलब 0 है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 0 ही है, और 100 की तरफ है तो आगे को बढ़ रहा है। ठीक है, और कितने इंडिकेटर रहेंगे, 16 इंडिकेटर्स रहेंगे, पर वो 16 इंडिकेटर किसके अंदर रहेंगे, तो गौर करो 3 थीम है, उन 3 थीम के 16 सेक्शन के अंदर, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये आसान है। कहता है बेस्ड ऑन IEMI स्कोर्स द स्टेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, पहले कौन सी होंगी, फ्रंट रनर। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मर, और उसके बाद होंगी एस्पिरेंट्स। ठीक है, गौर करते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फ्रंट रनर में आने वाली कौन कौन है, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। ठीक है, याद रखना है। सेकंड कौन सी आती है परफॉर्मर में, और स्कोर भी गौर करते रहो। ठीक है, 65 से 99। ठीक है, स्कोर पे गौर करना है, मतलब अब धीरे धीरे करके आ ही रहा है, और कुछ ऐसे होंगे जहां पर 0 से 49 का भी स्कोर किया गया है। तो परफॉर्मर में कौन कौन है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा। एस्पिरेंट पे कौन कौन है, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, लद्दाख, आंध्र प्रदेश। ये लैग कर रहे हैं किसमें, इन सब इनिशिएटिव्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी के साथ आप अपनी शीट पे, जिन बच्चों ने प्रिंट निकाला होगा वो इसी के साथ आएंगे न्यूज़ नंबर 7 के अंदर। ये 7 जो है वो इसी के साथ एसोसिएटेड है, तो एक ही बार में इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या लिखता है, देखो क्या कहता है। कहता है नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट की हेडिंग थी अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर याद रखनी है। कहता है ये रिपोर्ट बताती है, एक रोड मैप बताती है, और इंडिया क्या अचीव करने जा रहा है, 30% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टोटल व्हीकल सेल बाय 2030। ठीक है, तो 30 इंटू 30 आप इस तरीके से इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। कहता है ये रिपोर्ट कहती है जो सेल है किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में, वो बढ़ चुका है। पहले कितना था, 50,000, अब कितना हो चुका है, 2.08 मिलियन, जो कि जानने वाली बात है। और कहता है इसके तहत इंडिया ग्लोबली क्या रैंक करता है, 6th रैंक करता है, याद रखना है। ठीक है, तो पहले सेल कम थी, अब सेल ज्यादा हो गई है, ये इसके साथ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है इसके साथ का, कहता है रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल द ट्रांजिशन इन इंडिया as slow to start, and with the EV penetration of India becoming 1/5 of the global penetration in 2020 to over 2/5 penetration in the
कब 2014 में, ठीक है। तो कितना कितना पेनिट्रेशन हुआ है, पहले कितना है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। कहता है 2024 में जो सेल है वो कितनी हो चुकी है, 7.6, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और कहता है गोल क्या है, गोल ऑफ रीचिंग 30% सेल करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कब तक, 2030 तक, ताकि किससे बचाया जा सके, ताकि नेचर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये न्यूज़ किसके साथ एसोसिएटेड आ गई, उसी न्यूज़ के साथ है, साथ में पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला वाला यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। अब हम वापस आएंगे, याद रखना, क्योंकि हमने शीट पे पीछे छोड़ दिया है ना, 4th वाला करंट अफेयर जो छूटा है, अब उस पे आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगली आती है आपके पास कर्तव्य पाथ वाली, ठीक है। देखो समझना, इस बात को भी समझना। आपको पता है कि जब कोई सेंटर होता है, मतलब ऐसे समझो जैसे अपने पास यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो है ना यार, क्या है उनके पास, जो प्रधानमंत्री होगा उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी तो क्या काम करते हैं भाई, बहुत सारे सेक्रेटरी जो होते हैं अपने पास, वो भी क्या काम करते हैं, वो भी इन्हीं के लिए काम करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट था, बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है, आपको याद रखना है, उस प्रोजेक्ट का नाम आपके पास आएगा सेंट्रल विस्टा डोम। क्या नाम आएगा उसका यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पास, आपने याद रखना है, इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा, ठीक है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था कब, तो आपने याद रखना है सन 2016 में। कब चलाया गया था, सन 2019 में चलाया गया था, ठीक है, याद रखना 2019 में चलाया गया था। अब क्या हुआ है, समझो इस बात को, हमारे पास इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, अब इतने सारे मंत्रालय हैं, अब इन सब मंत्रालयों को एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी काम करना पड़ता है, देखो ऐसे समझो यार, इसको इजी भाषा में समझते हैं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और उनके साथ कौन काम, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सारी जगह, एक ही जगह, मतलब इतने सारे लोग एक ही जगह पर काम कर पा रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर क्या कि आधा काम, मान लो, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से समझो कि आधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनको तो क्वार्टर मिले होंगे, तो वो तो वहां पे रह रहे होंगे, और आधे जो होते हैं बेटा उनको कहाँ रहना पड़ता है। अब भारत सरकार को कुछ जगहें किराए पे लेनी पड़ती हैं, और उन किराए के मकानों में किसको रहना पड़ता है, इन सेक्रेटरीट को या पूरी की पूरी मंत्रालय को वहां पर रहना पड़ता है। अगर इनको काम भी करना पड़ जाए तो काम करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या किया गया, ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। गौर करना, क्या बनाई गई है इसके अंदर, क्या बनाई गई है, नई बिल्डिंग बनाई गई है, और टोटल 10 बिल्डिंग्स बनी हैं, जो कि क्या करेंगी, अब सारी मिनिस्ट्रीज को एक ही जगह लेकर आया जाएगा। और टोटल कितनी बिल्डिंग्स बनी है, क्या बताया मैंने आपको, 10 बिल्डिंग्स बनी है, याद रखना है। और टोटल 51 मिनिस्ट्रीज को अब क्या किया जाएगा, एक तरफ रखा जाएगा, ठीक है। और कहता है इट इज द फर्स्ट अमंग द सेवरल अपकमिंग कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जिसमें क्या करना है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लंबा टाइम लग जाता है, ये ताकि वहां पर ना लग सके। क्लियर हो गया। और कहाँ इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए, अब अगर नई दिल्ली आया है तो एक दो फैक्ट सीख लेते हैं, क्योंकि काम का रहेगा हमारे लिए। जब भी हम दिल्ली की बात करेंगे, गौर करना, ठीक है, याद रखना आपने, जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली एक्चुअली में राजधानी बनकर रही है। दिल्ली राजधानी पहले मुगलों की भी थी, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, गौर करना, कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। और कैपिटल को कब शिफ्ट किया गया था, दिसंबर 1911 में। और कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट हुई थी, तो कलकत्ता से शिफ्ट हुई थी, कहां पर, तो आप याद रखेंगे दिल्ली में, ठीक है। क्लियर हो गया। और करवाने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे उस समय का अंग्रेज, और अंग्रेज का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। कौन सा वाला था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, ये क्लियर रखना है आपने, ठीक है। माना जाता है बच्चे कि ये कैपिटल शिफ्ट हुई थी, और कैपिटल शिफ्ट होने के साथ साथ सारा का सारा कार्यभार, जो अंग्रेजों का कार्यभार कहां पे था, कलकत्ता में, वो
वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, सारा का सारा दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। और ये कब अनाउंस हुआ था, तो आप याद रखेंगे दिल्ली दरबार हुआ था। और ये दिल्ली दरबार कब हुआ था बच्चे, 1911 में। अगर आपको पता होगा तो मैंने क्लासेस में कराया हुआ है कि 3 दिल्ली दरबार हैं। एक है 1877 का, याद रखना है, एक आता है अपने पास 1903 का, और एक दिल्ली दरबार कब का है, 1911 का। तो ये 3 दिल्ली दरबार आते हैं जो कि हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद जो आज का पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस को डिज़ाइन किसने करा था, तो आप याद रखेंगे पार्लियामेंट हाउस को डिज़ाइन करने वाले 2 लोग थे। 2 में से एक नाम किसका आता है, तो आप याद रखेंगे एडविन ल्यूटियंस, याद रखना है आपने। और दूसरे वाले का नाम आता है हार्बर्ट बेकर। क्या नाम आता है, हार्बर्ट बेकर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रख लेना है। ठीक है, तो आप इसके साथ लिख लेंगे एडविन ल्यूटियंस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। और उसके अलावा याद रखेंगे आप दूसरा नाम किसका आता है, हार्बर्ट बेकर का। ठीक है, और एक और बात याद रखना, ये जो सेंट्रल विस्टा वाला जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही याद रखेंगे नया वाला राष्ट्रपति भवन बना था। फिर उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस बना था। पार्लियामेंट का जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है वो भी इसी के अंदर बना था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कहता है कि पंजाब पहला राज्य बना है, गौर करना, पहला राज्य बना है जिसने एम्पैनल करा है क्या, लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अब नहीं समझ में आया, इजी भाषा में समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है डॉक्टर बलजीत कौर जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है, किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, इन्होंने अनाउंस करा है कि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, ट्रांसलेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स को बिठाया जाएगा। किस चीज़ के लिए यहाँ पे, तो जुवेनाइल जस्टिस के लिए। याद रखना किसके लिए बच्चे, तो जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल मतलब छोटे बच्चों का जो केस वेस होता है उसके लिए। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ताकि क्या किया जा सके, टू इंश्योर एक्सेस टू द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम उन लोगों तक भी पहुंच सके जो कि मतलब जो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो सुन नहीं सकते हैं या जो बोल नहीं सकते हैं, उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू या ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बैठाया जाएगा। अगर मान लो किसी को जबरदस्ती फंसाया गया है, कुछ इस तरीके से है, तो साइन लैंग्वेज के माध्यम से, और कोई बच्चा अगर गूंगा है या बहरा है बेचारा, तो फिर उसको यहाँ पर मदद मिल सके। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है विद दिस मूव पंजाब जो है वो पहला स्टेट बनेगा इंडिया में जिसने एम्पैनल कराए किसको, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब का, 2015। याद रखना इसके साथ एक और एक्ट भी है, 2 एक्ट के लिए आएंगे। तो एक और क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसका नाम है पॉस्को एक्ट 2012। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेना है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और एक और बात याद रख लेंगे, हर साल 23 सितंबर को, हर साल 23 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। साइन लैंग्वेज डे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे। अगला कहता है पहली बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, अब पहले तो बिम्स्टेक के बारे में सीखो, पहले तो हमें बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए और फिर हम आते हैं इसके पास। रुको यहाँ पे जगह देखते हैं, है ना। आइए मैं यहाँ पे बना देती हूँ बिम्स्टेक के लिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए जब हम बिम्स्टेक की बात करेंगे, ध्यान देंगे आप, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक वाली जो ये मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है, तो ये नई दिल्ली में ही हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, बिम्स्टेक वाली मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो आप याद रखेंगे ये कहां पर हुई है बच्चे, नई दिल्ली में ही हुई है, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, आइए जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, पहले बिम्स्टेक को समझ लेते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक की जब भी हम बात करेंगे ये एक्चुअली में कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, तो बिम्स्टेक एक्चुअली में बिम्स्टेक होगा ना, 1 मिनट, इसका नाम आएगा बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक जो है वो एक्चुअली में कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, तो आपने याद रखना है 7 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि किसके आसपास है, जो बे ऑफ बंगाल बॉडी है उसके आसपास है, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके पास। टोटल अगर हम बात करें कितनी कंट्रीज बताई मैंने आपको, 7, और उनको याद करने का नमोनिक है
MBBS, ठीक है, MBBS NIT, ऐसे आप यहाँ पर याद कर लो, ठीक है, जैसे आपको इजी भाषा में याद रह जाए। M से याद रखना है कौन सा वाला नाम आ गया, म्यांमार, ठीक है, M से आ गया म्यांमार। B से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर भूटान, क्या नाम आ जाएगा, भूटान। B से एक और B से आपके पास नाम आ जाएगा बांग्लादेश, क्लियर रखना है। और उसके अलावा S से आपके पास आएगा श्रीलंका, क्या नाम आएगा इसका, श्रीलंका, क्लियर रखना है आपने। तो कौन कौन सा आ गया, म्यांमार, भूटान, अब बांग्लादेश, श्रीलंका आपके पास आ जाता है, ठीक है। N से आपके पास आ जाएगा नेपाल, याद रखेंगे। I से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इंडिया। और T से आपके पास आंसर होगा थाईलैंड, क्या आंसर होगा इसका, थाईलैंड, ठीक है। तो ये पहले आपने क्लियर रखना है कि बिम्स्टेक एक्चुअली में कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, 7 कंट्रीज का ग्रुप है जो किसके आसपास हैं, बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, क्लियर रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और किसके द्वारा, तो याद रखेंगे बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर की गई थी, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर। अब दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपने ज़रूर क्लियर रखना है, ढाका। और ढाका कहाँ पर आता है, बांग्लादेश में आता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपके पास। अब पहले आपको पहले बेसिक समझ में आ जाना चाहिए और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आओ न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कहती है आपके पास यहाँ पे, कहता है जो यूनियन मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, S जयशंकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इन्होंने इनॉग्रेट करा है पहला बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ध्यान रखना, इन सब कंट्रीज़ का एक कल्चरल प्रोग्राम भी है या कल्चरल रिलेशन भी है इनके, और वो कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में, याद रखना है। किसकी थीम है सप्त सुर, जिसमें सारे गामा पादा नीसा सारा आ जाएगा आपके पास। 7 नेशन एंड 1 मेलोडी सिंबलाइजिंग बोथ द 7 क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स इन द इंडियन ट्रेडिशन एंड द 7 बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और ध्यान रखना हर जगह के आर्टिस्ट, मतलब इन 7 कंट्रीज के आर्टिस्ट आएंगे और म्यूजिक को आगे प्रमोट करने की बात यहाँ पर की जाएगी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ये हम कर चुके हैं पहले ही, और उसके अलावा अब आप आते हैं किसके पास, अगले वाले करंट अफेयर पे, ठीक है। गौर करते हैं, इंडिया और रशिया ने एक पैक्ट साइन करा है, ठीक है, डिफेंस के साथ। तो डिफेंस और इनका और हमारा, वो तो चलो ये स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है। उसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल टाइज भी इनके साथ और अच्छे और सेट करने हैं, इसके बारे में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, ये पैक्ट साइन हुआ है। कहता है इंडिया और रशिया ने एक प्रोटोकॉल अपने रिलेशंस को और आगे स्ट्रॉन्ग करा, टेक्नोलॉजिकल और किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो एक मीटिंग चल रही थी, आपको याद रखना है क्या नाम था उसका, इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप, और इसी के अंदर ये सारी बातें की गई हैं। तो किन किन चीज़ों को बढ़ाना है, पहला एल्यूमिनियम, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, उसके बाद रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, किस फील्ड में, माइनिंग सेक्टर में, इक्विपमेंट देखते हैं, एक्सप्लोर करना है, इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक वेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है इनका आपस में मिलना है। तो सीधी बात है, इंडिया और रशिया ने अभी एक एग्रीमेंट इस प्रकार से किया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं रशिया के मैप पे और रशिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, जब हम किसके बारे में बात करेंगे, रशिया के बारे में बात करेंगे, तो रशिया अगर हम गौर करें तो ये किसके पास आता है, तो ये यूरोप में भी आता है, और आप याद रखेंगे ये एशिया में भी कवर किया जाता है। तो 2 कॉन्टिनेंट के बीच का आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये पूरे वर्ल्ड की, गौर करना, ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, याद रखना। और जब हम लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके टोटल, गौर करना, इसके टोटल 11 टाइम जोन्स हैं। कितने टाइम जोन्स हैं रशिया के, तो आप याद रखेंगे टोटल 11 टाइम जोन्स हैं। ये भी आपको क्लियर है, आपने ज्योग्राफी में सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल हमें क्या दिखती है, इसकी कैपिटल मॉस्को हमें देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इनके साथ
अभी हमने पिछले ही करंट अफेयर में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसका नाम था इंदिरा, याद करो, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया की, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल, फिर उसके बाद S-400 T-90 टैंक्स हम किससे लेते रहते हैं, रशिया से, आपको क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा रशिया ने एक प्लांट सेटअप करा है एटॉमिक वाला तमिलनाडु में जिसका नाम है कुंदनकुलम। क्या नाम है इसका, कुंदनकुलम। ये कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में। और किसकी मदद से ये सेटअप हुआ है, एटॉमिक पावर प्लांट है, किसकी मदद से सेटअप हुआ है, तो आप याद रखेंगे रशिया की मदद से हुआ है, ये क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब एक और बात और एक और नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, गौर करते हैं। आपको पता है कि रशिया भी आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा ग्रुप रहा है। वहाँ से एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है निकोलस, क्या नाम है इनका, निकोलस रियोरिच, याद रखना है आपने। ये जो है बेटा, ये कौन थे, वहाँ के आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर फिलोसोफर थे। इन्होंने अपने आखिरी का जीवन कहाँ पर जिया है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, हिमाचल वाले बच्चे ज़्यादा सीरियस ले लेंगे क्योंकि हमारे लिए ये काम का हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे आते हैं। अगला क्या है, अगला आता है इंडिया ने नॉमिनेट करा है किसको, सारनाथ को, ठीक है। किसको नॉमिनेट करा है, सारनाथ को नॉमिनेट करा है, ठीक है। देखो एक्चुअली में ना, आप ऐसा समझो पहले, इस वाली न्यूज़ का बेसिक समझते हैं पहले, ठीक है। देखो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में एक दो बात करते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। बुद्धिज़्म के अंदर बच्चे आप ऐसा कहेंगे कि 4 पिलग्रिमेज साइट्स हैं, गौर करना, जैसे हमारी 4 धाम यात्रा होती हैं वैसे ही 4 पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ध्यान देना, कितनी है, 4 पिलग्रिमेज साइट्स हैं। और ये साइट्स कहाँ पर है, इन बुद्धिज़्म है, ठीक है। क्लियर हो गया, कितनी साइट्स हैं बताना जरा सा, 4 हैं बुद्धिज़्म के अंदर। पहली याद रखो, पहली का नाम है लुम्बिनी, क्या नाम है पहली वाली का, लुम्बिनी। और लुम्बिनी प्रेजेंट डे कहाँ पर आता है, तो आप सबको पता है नेपाल में आता है। और ये कौन सी जगह है, तो ये वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया, पहली हो गई आपके पास लुम्बिनी, ठीक है। सेकंड वाली का नाम आता है आपके पास बोध गया, क्या नाम आता है इसका, बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ था। क्या हुआ था इनका यहाँ पर, एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें यहाँ पर हुई थी। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम तीसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा ये नेपाल में, बोधगया कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे बिहार में आता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट है, डैट इज सारनाथ, क्या नाम आता है इसका, सारनाथ, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तीसरा कौन सा आता है, सारनाथ। सारनाथ वो जगह है बेटा जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति अपने पास थोड़ी रखेंगे, बांटेंगे भी ना, तो ये आपको याद रखना है, जहां पर उन्होंने पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश बांटा था, ये वो जगह है, ठीक है। और उसके अलावा जो 4th इंपॉर्टेंट जगह है, डैट इज कुशीनगर, क्या नाम आता है इसका, कुशीनगर। और कुशीनगर वो प्लेस है जहां महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी बच्चे, डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया। तो जैसे हमारे 4 धाम हैं वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं, किसको समझना है, अब हमें यहाँ पे सारनाथ को समझना है, ठीक है। आइए क्या लिखा है समझते हैं। कहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब इसका नाम आता है याद करो, 1861 में बना है। हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। और इसे बनाने वाला कौन था, पहले भी क्लासेस में करवा चुकी हूँ, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है, तो याद रखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। तो गजेंद्र सिंह लिख लो, इतना काफी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट करा है किसको बच्चे, सारनाथ को। सारनाथ एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है, फॉर इंस्क्रिप्शंस के लिए जानी जाती है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 और 26 की साइकिल के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्लियर हो गया। आगे कहता है जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है 1972 का, इसके अंदर है
ये कन्वेंशन कहता है कि हर स्टेट पार्टी नॉमिनेट कर सकती है एक साइट पर ईयर, और किस बेसिस पे, फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कहता है जो नॉमिनेशन प्रोसेस है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर जब आप क्या करवा देते हैं, सबमिशन करा देते हैं। तो ये लाइन रिपीट हो गई है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। आगे क्या कहता है इसके बाद का, कहता है सारनाथ कहाँ पर आती है, तो ये कॉन्फ्लुएंस पे आती है, दो नदियों के पास आता है। नदी का नाम है गंगा और एक का नाम है वरुणा, वाराणसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ऊपर वही लिखा हुआ है जो अभी हमने 4 साइटें यहाँ पर कवर करी थी, ठीक है। और याद रखना अभी अभी यूनेस्को ने अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले इंडिया को कौन सी साइट दी है, इंडिया को 44th यूनेस्को साइट का टैग अब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कहता है नीति आयोग AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करा है। गौर करना है क्या साइन करा है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को क्या करा है यहाँ पर, साइन करा है, ठीक है। गौर करेंगे किस चीज को लेकर किया गया है, कहता है क्या किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन, किस मिनिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन किसके पास है, तो अश्विनी वैष्णव के पास आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव के पास ये है। अब क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करना है बच्चे, लिखा है वहां पर जो वर्नाकुलर इनोवेशन है, मतलब सीधी सीधी बात है जो इनोवेशन की फील्ड है उसके अंदर भी हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना है, ठीक है। इसका मेन एम रहेगा इंडिया को इंटीग्रेट करना, पर मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को क्या करना, इंटीग्रेट करना। और किसके अंदर, अटल इनोवेशन मिशन जो कि एक नेशन वाइड प्रोग्राम है। कहता है द कंटेंट फ्रॉम द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी, इन सब ने यहाँ पर इसके बारे में टूल प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो इसके अंदर है नहीं ज़्यादा कुछ करने के लिए, हाँ, पर आप ये ज़रूर याद रखेंगे जो अटल इनोवेशन मिशन है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2016 में, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किसको बोला गया है, सतनवारी। और सतनवारी कहाँ पर आता है, और नागपुर में। कहाँ पर आता है, नागपुर में। नागपुर जब आता है याद करो ऑरेंज सिटी, किसके लिए जानी जाती है ये, ऑरेंज के लिए, और इसे ऑरेंज सिटी का निक नेम यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब हम एक गाँव को, अब या गौर करना ये गाँव की बात हो रही है, एक गाँव को स्मार्ट और इंटेलिजेंट कब बोलेंगे, गौर करते हैं कब बोलेंगे, जब वो पूरा का पूरा किसकी तरफ चला जाएगा, मतलब है तो रूरल लाइफ, पर क्या क्या कर रहे हैं, ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग कर रहे हैं। गौर करना मतलब फार्मिंग मतलब फार्मिंग को असिस्ट करने के लिए, जो खेती बाड़ी करी है उसे असिस्ट, उसकी देखरेख करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन का। स्मार्ट इरिगेशन कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग चल रहा है, स्कूल डिजिटलाइज हो चुके हैं और सर्वेलेंस सिस्टम भी एडवांस हो चुका है। तो ऐसे गाँव को क्या टैग दिया जाता है, तो आपने याद रखना है इनको टैग दिया जाता है स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, मतलब सीधी सीधी बात है किसे प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं किसको, डिजिटल रेवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और गाँव को किसके साथ जोड़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब किसके बारे में बात हुई है यहाँ पर, महाराष्ट्र के बारे में। चलिए महाराष्ट्र के बारे में 2-4 फैक्ट सीख लेते हैं। पहला, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1 मई 1960 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। राजधानी क्या दिखती है हमें, तो हम सबको पता है मुंबई, महाराष्ट्र ये हमारे पास इसकी कैपिटल निकल कर आती है। मुंबई का निक नेम क्या आता है अपने पास, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। और इसे ही इंडिया का हॉलीवुड भी कहा जाता है, ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पर लेजिस्लेचर कैसा है, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा है या साथ में विधान परिषद भी है, तो याद रखना है यहाँ पर लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। कैसा है बच्चे, बाई कैमरल है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा महाराष्ट्र का जो मराठा, ध्यान देंगे मराठा जो कि मिलिट्री लैंडस्केप है, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसको अभी क्या बनाया गया है, 44th यूनेस्को साइट हमें देखने को
मिलती है। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा जब हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र के फोक डांसेस का नाम क्या आता है बच्चे? तो आप याद रखेंगे इनके फोक डांसेस आते हैं लेजिम, याद रखना है। लावनी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके अलावा तमाशा, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे गाजा है, उसके अलावा ठीक है कोली है, लिख देते हैं यहाँ पे, गाजा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा कोली आ जाएगा, एक्सेट्रा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कौन सा सेक्शन आता है? अगला सेक्शन आता है इंटरनेशनल, इसके बारे में भी बात करके वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है IATA इंटरनेशनल, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसने अपनी एक रिपोर्ट को यहाँ पर क्या करा है? पेश करा है। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है, क्या रैंक है इंडिया का? 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। 2024 की रिपोर्ट है, याद रखना, जिसने कितने मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करा है? 211, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। इसके बाद कहता है USA कॉन्टिन्यू जो है वो सबसे टॉप कर रहा है यहाँ पे, 876 मिलियन पैसेंजर्स, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। फैक्चुअल है, आप इसके साथ देख लेंगे, अंडरलाइन करके काम चलेगा। अगला कहता है उसके बाद चाइना है, थर्ड कौन आता है? UK, याद रखना है। और उसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन में देखें तो जीजू सियोल, जो गिम्पो साउथ कोरिया का जो एयरपोर्ट है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप करता है। किस रीजन में? एशिया पैसिफिक में। मुंबई दिल्ली रोड का जो रैंक है वो कितना आया है? 7th, जो कि आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और उसके बाद एज पर रिपोर्ट जो बोइंग 737 है, उसने टॉप यूसेज के लिए यहाँ पर नाम अपना आगे किया हुआ है, ठीक है। तो ये कर लेंगे, इसके साथ कोई भारी बात नहीं है। अब एक बॉडी लिखी है वहाँ पर IATA, लिखा है वहाँ पर IATA। IATA की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पर कौन सा वाला? अगला है मोल्दोवो, ठीक है। मोल्दोवो की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी एक करंट अफेयर कवर करा था, पर चलिए समझते हैं मोल्दोवो कहाँ पर आती है। मोल्दोवो एक यूरोपियन लैंडलॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर आती है? ये एक यूरोपियन कैसी कंट्री है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जो चारों साइड से ज़मीन से घिरा होगा, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसने अभी किसको ज्वाइन करा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री बन चुकी है? 107th। अब ये क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मतलब हमें किससे, मतलब जो सोलर एनर्जी अपने पास आ रही है, जो सन से अपने पास रेज आ रही है, उनको ट्रैप करके या उनको बचाकर किसकी तरफ बढ़ना है? सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, मतलब क्लाइमेट को बचाना है यार। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये जॉइंट प्रोग्राम है किसका? इंडिया और फ्रांस का। ये कब ये डिसाइड हुआ था? तो एक 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस पार्टीज चल रही थी पेरिस में, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था। और याद रखना है कि कौन कर रहा था इसको? तो याद रखेंगे UNFCCC से कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। और याद रखना 30 नवंबर 2015 को ये पैक्ट पूरा का पूरा साइन हो चुका था। और अब इसको ज्वाइन करने वाली एक बॉडी कौन सी बनती है? तो आप याद रखेंगे एक बॉडी बनती है कौन सी वाली? मोल्दोवो, ये क्लियर रखेंगे, ठीक है। और याद रखना है आपने एक और पॉइंट इसके साथ का, एक इनकी वो भी है, थीम जैसी भी है, जिसका नाम है वन सन वन ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये सिस्टम इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो कहता है यहाँ पर, और याद रखना है एक और बात आपने क्लियर रखनी है कि ये ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पर आता है आपके पास? हरियाणा, ये क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखेंगे इसकी कैपिटल आ गई, ठीक है। देखो, तो मैंने कहा ना लैंडलॉक्ड कंट्री है, इस तरफ क्या आता है आपके पास? यहाँ पे रोमानिया, और उधर क्या आता है आपके पास? यूक्रेन, इसके साइड पे आता है, ठीक है। तो याद रखना लैंडलॉक्ड है, ये क्लियर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स आया है कौन से साल का? 2025 का, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं और इसे भी वाइंड अप करते हैं, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। आइए, कहता है मार्केट रिसर्च फर्म जिसका नाम है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, इसने एक रिपोर्ट को पेश करा है जिसके अंदर क्या देखा जाएगा? जिसके अंदर AI सिटी इंडेक्स 2025 का एक डेटा नोट किया गया है। कहता है बेंगलुरु ने इसमें
पूरे ग्लोबली क्या रैंक हासिल किया है, 26, और इंडिया का टॉप AI रिसर्च और डेवलपमेंट हब ये बना है, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में टॉप कर रहा है, और उसके अलावा उसके बाद कौन है, सियोल जो कि साउथ कोरिया, थर्ड कौन है, चाइना, बीजिंग आ जाएगा। उसके बाद दुबई और फ्रांसिस्को ये कहता है अमंग द टॉप 5 ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेंगलुरु कर्नाटका जो इंडिया आ जाएगा आपके पास, रियाद सऊदी अरेबिया, होंगजुखोई चाइना, साओ पॉल ब्राज़ील, ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग AI सिटीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। फैक्चुअल है, सीधी सीधी बात है, हम धीरे धीरे करके जितने एडवांस हो रहे हैं हम AI की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कहता है अगला आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एमर्ज एज द मोस्ट एक्टिव प्लेयर इन एक्सपेंडिंग AI, ठीक है। तो AI को फैलाने का सारा काम, या सारी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है, याद रखेंगे। चलिए अगला वाला, अगला कहता है इंडिया और फिलीपींस की दोनों कंट्रीज की मैरी टाइम एक एक्सरसाइज हुई है, याद रखेंगे आप यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज हुई है, इंटरनेशनल मैरी टाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, या इसको एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। कहाँ पर हुई है ये, साउथ चाइना सी में, जिसको वेस्ट फिलीपीन सी भी कहा जाता है। अब इंडिया से जाने वाली शिप्स के नाम क्या, याद रखें, मैसूर, INS शक्ति गई थी, और इंडियन नेवल शिप किल्तान वहां पर गई थी। इस एक्सरसाइज में अगर हम बात करते हैं जॉइंट ऑपरेशन किसका था, USA एज वेल एज जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी था, ठीक है, याद रखना है। और फिलीपींस की कैपिटल क्या आती है, तो आपको याद रखना है मनीला, और याद रखेंगे ये कहाँ पर है, तो ये एक आर्कीपेलागो कंट्री है, याद करो आर्कीपेलागो क्या होता है, आर्कीपेलागो का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाली कंट्री ये है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला कौन सा सेक्शन आता है, अवार्ड एंड ऑनर्स वाला सेक्शन आता है। अगला कहता है अवार्ड एंड ऑनर में आपके पास आता है जो 43rd, गौर करो क्या आता है आपके पास, ये 43rd जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है, ठीक है, याद करो। जब हम लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, हमेशा समझना, ठीक है, जब भी हम लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। सबने एक बात बचपन में जरूर सुनी होगी, ठीक है, कौन कौन सी, लाल, बाल और पाल, ठीक है, जो कि किसके अंदर काउंट होते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, जो कि कांग्रेस का गरम दल थे। कौन थे ये तीनों के तीनों, गरम दल के लोग थे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। जब हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, ध्यान देंगे, इन्हें मेकर ऑफ, गौर करेंगे, इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। और किसने कहा था इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो याद रखना महात्मा गांधी ने इन्हें टाइटल दिया था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का। सेकंड, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। और ऐसा कहने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे वैलेंटाइन चिरोल, जो कि अंग्रेजी एक ऑथर है, इसने इनको यहाँ पर क्या कहा था इनको फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम है आर्कटिक होम इन दी वेदास, आर्कटिक होम इन दी वेदास। उसके अलावा एक और बुक कौन सी आती है, श्रीमद, ध्यान रखना है, श्रीमद भगवत गीता, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास यहाँ तक का। उसके अलावा इन्हीं का स्लोगन है बहुत फेमस, वो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसका स्लोगन है, तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो ये आप इनके साथ जोड़ सकते हैं और इसको आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं, अगला नहीं, इसी न्यूज़ को पूरा पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्या कहता है समझते हैं। अगला कहता है बेटा हमारे पास यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हमें देखने को मिलते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है किसकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन, तो बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन। और इनकी डेथ तब हुई थी बेटा जब इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, 1 अगस्त
1920 को किसकी डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी, ठीक है। और इसके अंदर प्राइस कितना मिलता है, तो 1 लाख, फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसके साथ एक मोमेंटो मिलता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके साथ का अगला देखते हैं, ठीक है। अगला वाला, अगला क्या कहता है आपके पास, अगला आता है, अगला है परीक्षा पे चर्चा, ठीक है। अब गौर करना, परीक्षा पे चर्चा क्या है। परीक्षा पे चर्चा एक इनिशिएटिव है, पहले समझो, ये एक इनिशिएटिव है जो मोदी सरकार ने चलाया था अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ये चलाया गया था 2018 में, और ये 18 में जब चलाया गया तो इसका मेन एम था कि बच्चों के ऊपर जो 6वीं से लेके 12वीं के बच्चे रहते हैं, गौर करना, कौन सी लेकर 6वीं से लेके जो 12वीं के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या था एक्चुअली में परीक्षा पे चर्चा, आप ऐसा कहेंगे, एक एनुअल इंटरेक्शन है, किसकी, स्टूडेंट की और याद रखना है प्रधानमंत्री की, जिसमें बच्चों का जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है उसे क्या करना है, कम करना है, और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच देनी है। उनको क्या बताना है, उनके साथ साथ उनके टीचर से मिलना, उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स से मिलना, ताकि बच्चों को क्या सिखाया जा सके कि उनको किस तरीके से एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करना है। और ये भी कहा गया कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा तो होता ही है ना, एग्जाम तो होंगे ही, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। ये क्लियर हुआ पहले। अब कहता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है परीक्षा पे चर्चा, इसको ऑर्गेनाइज करा था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान के पास। किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। कहता है इन्होंने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, विद माय गवर्नमेंट, और इसको किसके अंदर ऐड किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐड किया गया है। माना जाता है कि मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म 1 महीने के अंदर, और ये कितने लोग थे टोटल वहाँ पे, तो 3.53 करोड़ जिनका रजिस्ट्रेशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ये एक एनुअल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है जहाँ स्टूडेंट, टीचर्स और बच्चे आपस में कनेक्ट करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे, ताकि उनको स्ट्रेस वगैरह ना हो। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में एज ए नेशनल मूवमेंट, और फिर बाद में इसको अलाइन कर दिया गया किसके साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे और इसको सीख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे आता है इसके बाद अगला वाला, अगला आता है टॉप 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट। इसके बारे में लिस्ट आ चुकी है। तो कहता है यहाँ पर कौन सा एडिशन है, तो याद रखना पड़ेगा 2nd एडिशन है। और कहता है अगर हम बात करें, जेनसेन हुआंग सीईओ और प्रेसिडेंट है किसके, निविदिया के, और एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो यहाँ पे टॉप कर रही है। मुकेश अंबानी के रैंक की बात करें तो क्या रैंक है, 56th याद रखना है। और उसके अलावा 4 इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स हैं, जिसमें पहला नाम है सत्य नडेला, उसके बाद है सुंदर पिचई, उसके बाद है नील मोहन, और उसके बाद है आपके पास डॉक्टर रेशमा केवल रमानी, ठीक है, रमेश केवल रमानी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसमें और 19 वुमेन्स भी आती हैं, ये पढ़कर वाइंड अप करना है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है, साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं, ठीक है। आइए, ध्रुव जो है बेटा, वो एक्चुअली में हैदराबाद की, गौर करना, हैदराबाद की एक स्पेस कंपनी है। कैसी कंपनी है, स्पेस की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ध्यान देना। कैसी कंपनी है बच्चा, स्पेस की कंपनी है, हैदराबाद स्पेस कंपनी है, जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ध्रुव। ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। देखो बेटा, इसने क्या लॉन्च करा है, तो आप याद रखेंगे LEAP, वहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है, लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड 1 अब्रॉड SpaceX Falcon 9 रॉकेट इन 3rd क्वार्टर ऑफ 2025। तो क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो हैदराबाद की कंपनी ध्रुव है, अब ये क्या करेगी, लीप 1 जो कि कंपनी का पहला सैटेलाइट होगा, गौर करना, पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। और कौन से रॉकेट से लॉन्च करेगी, तो रॉकेट का नाम होगा फाल्कन 9 रॉकेट। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसको तैयार किया, कब लॉन्च होना है इसने, 2025 में ही। और किस प्लेटफॉर्म से, तो P30 प्लेटफॉर्म से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 पेलोड्स के बारे में बात की गई है। एक कौन सा है, नेक्सस 01, और एक है OTR-2। नेक्सस क्या मदद करेगा, जो रियल
टाइम डेटा प्रोसेस है, मतलब जब एक फ़ोटो आएगी उसको कैसे प्रोसेसिंग करना है, ये सारा काम करेगा। और OTR बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि डीप पॉइंट्स को यहाँ पर क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है, मतलब डिटेल फोटो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अब आप पूछेंगे इससे हमारी क्या मदद होगी, तो इससे हमारी मदद एग्रीकल्चर के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो और इसमें है नहीं कुछ करने के लिए, बाकी आप इसको पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है इसरो ने इनॉग्रेट करा है होप एनालॉग मिशन, और कहाँ पर करा है, तसोकर वैली, ये कहाँ पर आती है, ये आती है आपके पास लद्दाख में, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो तसोकर वैली है ये एक रामसर साइट भी है, कहाँ की, लद्दाख की। कौन सी साइट है, रामसर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। कहता है इसरो ने लॉन्च इनॉग्रेट करा है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आपको पता है लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर किसकी तरह की सिमिलैरिटीज़ है, जैसी मिट्टी, जैसी ज़मीन और जैसा क्लाइमेट कहाँ का है, मार्स और मून का है, वैसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, लद्दाख में देखने को मिलता है। तो लद्दाख में एक इस तरीके का एनालॉगस मतलब होता है बेटा सेम प्रोग्राम, ठीक है। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट्स इन जगहों पर जाएंगे, मार्स या मून पे जाएंगे, तो वहाँ पर उन्हें क्लाइमेट अलग मिलेगा, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उन जैसी पूरी की पूरी चीज़ों को सेम फील कराने के लिए इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो कहता है ये 10 दिनों तक चलने वाला मिशन होगा, और इसमें क्या किया गया, मार्स लाइक कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, पूरी की पूरी, जैसे वहाँ की मिट्टी है, जैसे वहाँ का पूरा पैरामीटर है वैसे, ताकि क्या किया जा सके, इंडिया का ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिटरी एक मिशन होगा जिसमें ह्यूमन मिशन को भेजा जा सके मून और मार्स दोनों में, ठीक है। तो एनालॉगस का मतलब होता है बेटा सेम, बिल्कुल सेम आप इस तरीके से कहेंगे। कहता है यहाँ पर आपके पास, कहता है ये जो मिशन है एम्स टू एक्सटेंड द ह्यूमन प्रेजेंस अक्रॉस द सोलर सिस्टम फ्रॉम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। कुछ याद होगा आपको, करवाया हुआ था पिछले लेक्चर में, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, याद रखना है आपने। और कहता है इसके बाद टू अचीव इंडियन क्रूड लूनर लैंडिंग, लूनर मतलब मून की बात हो रही है, 2040 में। ये मिशन जो है ऑपरेट कौन करेगा, प्रोटो प्लैनेट एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है बेंगलुरु कर्नाटका की, और उसके अलावा इसको कौन सपोर्ट करेगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो, ठीक है। तो याद रखना है मेन रीजन क्या है तसोकर वैली को चूज करने का। सबसे पहली बात तो इसका रिजेम्बलेंस किसकी तरह है, मार्स की तरह है। उसके अलावा यूवी फ्लक्स मतलब यूवी रेज बहुत सारी हैं। उसके बाद एयर प्रेशर बहुत कम है, ठंड अच्छी है, और जो पूरी बर्फ है वो सेलाइन परमाफ्रॉस्ट हमें देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कहता है इंडियन आर्मी ने, गौर करेंगे, MMEMK2 को यहाँ पर क्या करा है, इंडक्ट ऐड कर लिया है, ठीक है। आप सबने सुना होगा बारूदी सुरंगों के बारे में, किसके बारे में, बारूदी सुरंगों के बारे में। तो DRDO ने क्या करा है बच्चे, बारूदी जो सुरंगी होती हैं, मतलब जहाँ पर बारूद रखा होता है सुरंग वगैरह में, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक न्यू इक्विपमेंट बनाया है। और याद रखना है एक इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम है MME फिर MK2, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखना है इसको किस व्हीकल पे लगाया जाएगा, तो याद रखना टेट्रा 6x6, ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। ये इंडियन आर्मी की मदद करेगा एक्चुअली में, क्या समझने के लिए, जो कि बारूदी सुरंगें होती हैं उनको समझने के लिए, उनको पहचानने के लिए, और अगर टाइम से पहले उनको नष्ट करने के लिए, ठीक है। और याद रखना इसकी स्पीड कितनी रहेगी चलने की, तो आप याद रखेंगे 1.2 किलोमीटर पर आवर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आर्मी डे कब मनाते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए, हर साल 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। और इस बार वाला जो आर्मी डे था 2025 वाला, वो कौन सा था, वो 77th आर्मी डे था, आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और इसकी थीम थी आपके पास, ठीक है, हमारे पास थी समर्थ भारत, याद रखना है समर्थ भारत, ठीक है, और सक्षम सेना, समर्थ भारत और सक्षम सेना, ये इसकी थीम थी इस बार की, ये आपने यहाँ पर कवर कर लेनी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा सेक्शन आता है? स्पोर्ट्स। ये आप खुद पढ़ लेंगे, ग्रैंड प्रिक्स वाला, रेसिंग वाला, ठीक है। अगला आप सबको पता है, इंडिया और इंग्लैंड जो है वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हुई थी 2025 की अभी। इस सीरीज का एंड हुआ 2-2 ड्रॉ और इंडिया विनिंग द फाइनल टेस्ट एट ओवल बाय 6 रन। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। शुभम गिल और जो हैरी ब्रूक हैं उनको क्या मिला? प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे? शुभम गिल, याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितने कितने रन वगैरह लिए, इतना काम का नहीं है, बस उतना आपने यहाँ पर याद करके छोड़ देना है, ठीक है। ये कवर कर लेंगे। चलिए आगे वाला, अगला कौन सा आता है? बैंकिंग और इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है इस बार, बहुत सारी न्यूज़ है इसके साथ, कवर करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले वाले पे बढ़ते हैं। कहता है आरबीआई ने अनाउंस करा है 3 कंज्यूमर सेंट्रिक स्कीम्स को, जो कि क्या करती हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन करती हैं। आपको बताया हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म जब जब आती है इसका मतलब होता है कि लोगों को किसके साथ जोड़ना है? लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ना है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? जो संजय मल्होत्रा हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्होंने 3 स्कीम्स को यहाँ पर लॉन्च करा है। और ये कब करा? जब एक्चुअली में क्या चल रही थी? 3rd बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो पहला क्या डायरेक्शन दिया इन्होंने? पहला कहा कि सारे बैंक्स को क्या करना चाहिए? डोर स्टेप बैंकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो 1 जुलाई 2025 से लेकर सितंबर 30, 2025 तक क्या किया जाएगा? सारे बैंक क्या करेंगे? यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग कैंप लगाएंगे और फिर पंचायत लेवल तक इसको यहाँ पर कवर करेंगे। अगर हम बात करें, आरबीआई ने ये भी अनाउंस करा कि जो मेजर आउटरीच जो कैंपेन है, वो जो रूरल और जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन थी उसको भी, मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों को बैंकिंग से जोड़ने वाली एक स्कीम आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या नाम था इसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त, ध्यान रखना, 2014 में अपने 10 को यहाँ पर लॉन्च की गई थी। आपने क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या कहता है? सिंप्लीफाइड सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ डिसीज्ड कस्टमर। अब ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है पर उनके अकाउंट तो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए क्या क्या नॉर्म है, ये भी बता दिया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि एक्सपैंड करना है किसको? फंक्शनैलिटी ऑफ आरबीआई रिटेल। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किस में इन्वेस्ट करवाना है? ट्रेजरी बिल्स में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, समझो। तो ट्रेजरी बिल आप ऐसा कह सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बिल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट बिल होते हैं जिन्हें कौन जारी करता है? जिन्हें आरबीआई लेकर आता है। मतलब अगर मान लो मुझे और आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे ना, आरबीआई के पास थोड़ी चले जाएंगे, सीधे बैंक के पास जाएंगे। वैसे ही जब सरकार को 1 साल से कम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब सरकार को 1 साल से कम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या लॉन्च करती है? तब वो लॉन्च करती है ट्रेजरी बिल को। मतलब जिसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो फिर वो अपनी पुष्टि यहाँ पर अपना काम कर लेती है। और उसके बाद एसआईपी, आपको पता है म्यूचुअल फंड के साथ ये टर्म आती है। एसआईपी में क्या होता है? एक प्लान होता है जिसमें आप हर महीने एक रकम डालते हैं, हर महीने कह सकते हैं इकट्ठा भी डाल सकते हैं उस रकम को, और फिर उससे एक बड़ी और अच्छी अमाउंट आपके पास निकल कर आती है या जनरेट होती है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला आता है, अगला करंट अफेयर। अगला कहता है आरबीआई ने रिलैक्स कर दिया है प्रोसीजर्स को। किस चीज़ के लिए? ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखिए, वॉस्ट्रो अकाउंट मेरे आपके लिए नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में जो ट्रेड होता है, जो कॉमर्स होता है, उस फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है। समझते हैं। वॉस्ट्रो, याद रखना, वॉस्ट्रो एक इटालियन वर्ड है, गौर करेंगे कैसा वर्ड है? इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है योर्स, जिसका मतलब हो गया आपके पास योर्स। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? वॉस्ट्रो अकाउंट क्या हुआ बेटा? तो समझते हैं। जब कोई फॉरेन बैंक, गौर करना, जब कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया में आकर, गौर करेंगे, जब कोई फॉरेन बैंक इंडिया में आकर इंडियन रुपी में
अकाउंट खोलता है और कहाँ पर खोलेगा बेटा, किसी भी इंडियन बैंक में खोलेगा, और ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ, जब कोई फॉरेन बैंक जो होता है वो इंडिया में आया और इंडिया में आकर किसी भी इंडियन बैंक में इंडियन करेंसी में क्या कर दिया उसने, या इंडियन रुपी में क्या कर दिया, अकाउंट को ओपन कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम वॉस्ट्रो अकाउंट। ये क्लियर हो गया। अब क्या प्रॉब्लम थी समझते हैं। आरबीआई ने क्या करा है कि नॉर्म्स को थोड़ा सा क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। पहले बहुत टाइटन थे, अब इसे क्या कर दिया है, नॉर्म को आसान कर दिया है, ताकि लोग आकर क्या कर सकें, अपने अकाउंट यहाँ पर खोल सकें। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब विदाउट अप्रूवल भी, मतलब कह सकते हैं इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, कहता है आरबीआई का जो ये डिसीजन है, इफेक्टिव इमीडिएटली स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2022। और क्या काम है इसका, फॉर सेटलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ये हमारे आपके लिए नहीं है, याद रखना है आपने। ये एक एडिशनल अरेंजमेंट है किसके द्वारा, के लिए, तो इंडियन नेशनल रुपी, ताकि डिपेंडेंस खत्म हो जाए और करेंसी आगे यहाँ पर चलती रहे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बैंक वर अलाउड टू ओपन SVRA फॉर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर सिचुएशंस लाइक इनवॉइसिंग, कभी पेमेंट के लिए या सेटलमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होता था इंडियन रुपए में। अब ऐसा नहीं है, अब हर कोई यहाँ पर ओपन कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला। अगला आता है एक बिजनेस कह सकते हैं आप, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया है। ठीक है, कहता है जिसके अंदर 479 कंपनीज को यहाँ पर रखा गया अक्रॉस 6 मेजर इंडियन सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिजनेस ये इंडेक्स है सीधा सीधा, और इसके क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट थे। पहला था इकोनॉमिक कंडीशन, फिर था फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, पॉजिटिव असेसमेंट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, और उसके बाद हाई एंड ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजिंग। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर है, कितने से कितना हो गया ये आप देख लेंगे। ठीक है, इसको सीधे पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे, और कुछ नहीं है। अगले वाले पे आते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है FIEO ने रिलीज करा है, तो आप गौर करेंगे क्या रिलीज करा है यहाँ पर, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो स्टेट एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर क्या करा है, पेश करा है। इसके अंदर सबसे टॉप करने वाले राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा एक्सपोर्टर स्टेट बना है इंडिया का। कौन से ईयर के लिए, 2024-25 के लिए। कितना करोड़ बताया गया है, 9.83 लाख करोड़, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और गुजरात में भी कौन सा वाला एरिया है या कौन सी सिटी है, तो आप याद रखेंगे जामनगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या क्या वो करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, गुजरात की, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उसको, केमिकल हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, पत्थर हो गए, ज्वेलरी हो गई, इन सबको क्या करता है बच्चे, तो ये एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है। ठीक है, इसके अलावा पहली स्टेट कौन सी बन गई अपने पास, पहली स्टेट बन गई अपने पास गुजरात, सेकंड बनेगी महाराष्ट्र, और थर्ड बनेगी तमिलनाडु। कहता है टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, तो USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया आपने याद रखना है। ठीक है, और जामनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, गौर करना है। ठीक है, क्या यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, तभी तो बेटा इतने आसानी से वो जा रहे हैं ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला वाला, अगला आता है MOS प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर। ठीक है, अब आपको पता है GDP कैलकुलेट होती थी पुरानी डेटा के अकॉर्डिंग, उसके अलावा जो है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स होता है उसको भी पुराने डेटा के किया जाता था, टेली। अब क्या कर दिया गया, अब एक नया बेस ईयर निर्धारित कर दिया गया। बेटा महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, चीज़ों की डिमांड भी तो चेंज हो रही है, तो बेस ईयर 2011 या 1900 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो दर थोड़ी रहे हैं। तो कहता है GDP और IIP को प्रपोज करने के लिए, मतलब इनको लाने के लिए अपडेट कौन सा रखा जाएगा, 2022-23, और CPI के लिए क्या रहेगा, 2024। फॉर CPI MOSPI ने क्या करा है, एक लिस्ट भी दी है, रिस्पेक्टिव वेट फ्रॉम द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 और
2024। ठीक है, फैक्चुअल है, कितना कौन कौन सा ईयर चूज किया गया है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आपके पास आता है आरबीआई की, गौर करना, आरबीआई की थर्ड बाय मंथली जो है अपने पास रिपोर्ट यहाँ पर पेश आ चुकी है। ठीक है, आपको मैंने क्लासेस में कई बार बताया, जब मैं आरबीआई आपको समझाती हूँ वहाँ उसके साथ मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। मैं कहती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, याद करो 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 कहाँ से आते हैं, आरबीआई से आते हैं। 3 कहाँ से आते हैं, आरबीआई से, और 3 कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, अब इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है बेटा, ये फिर से सेम है, पूरी की पूरी सेम है, पूरी की पूरी जो पिछली बार वाली थी पूरी की पूरी सेम है, उसमें 1% भी यहाँ पर कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कहता है सबसे पहले रेपो रेट की बात हो रही है यहाँ पे, आप सबको पता है रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक को क्या करता है, आरबीआई जो वो बैंक को पैसा उधार देता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है और जो बैंक रेट होता है, ये भी वही रेट होता है जिससे जिन पर जो है बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। उसके अलावा एसडीएफ क्या होते हैं, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ होती हैं, इसके तहत जो है वो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है और बदले में इस पैसे पर कुछ उनको रिटर्न मिलता है। कुछ भी चेंज नहीं है, ये हमें इस बार यहाँ पर समझना है। तो जो पिछली बार हमने पढ़ा था वही पूरा एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट हम यहाँ पर पढ़कर जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे, आरबीआई ने इशू करा है को लैंडिंग। को लैंडिंग का मतलब हो गया, लैंडिंग होता है लोन देना, तो को लैंडिंग मतलब हो गया दो आपस में मिलकर। तो क्या कहता है, एक एक लाइन को वहां समझना। कहता है आरबीआई ने इशू करा है रिवाइज्ड को लैंडिंग गाइडलाइन बैंक और एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है किसके अंदर, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, याद रखेंगे आप यहाँ पर। अब क्या बोला गया इसके अंदर समझो। कहता है आरबीआई ने कहा है कि जो को लैंडिंग के जो नियम है हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने जा रहे हैं। तो ये नियम कब से लागू होंगे, तो आप याद रखेंगे ये नियम एक्चुअली में लागू होंगे कब से, 1 जनवरी 2026 से इनको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अभी अगले साल है, पर क्या क्या टर्म्स है ये मैं आपको यहाँ से समझा दे रही हूँ पूरा और आप इसे पढ़कर समझते जाएंगे। ठीक है, गौर करेंगे। तो सबसे पहला कहता है बच्चे, जो बैंक हैं और जो एनबीएफसी है, अब वो क्या करेंगे, अब वो दोनों मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर, कुछ याद आया, प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर होते थे जो क्या करते हैं, जो एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कहता है जो बैंक है और जो एनबीएफसी हैं, अब वो दोनों मिलकर क्या कर पाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अलावा भी और भी लोन यहाँ पर प्रोवाइड दे पाएंगे। ठीक है, और इनको अगर ऐसा करना है, मतलब इनको किसी को भी लोन देना है तो उसका 10% अपनी लोन बुक में भी रखना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% मिनिमम उनके पास अपनी बुक में लोन होना चाहिए। उसके बाद है, जैसे अब आपने पैसा दे दिया तो 15 दिन के अंदर सभी पार्टनर्स को अपनी हिस्सेदारी भी दिखानी होगी। ऐसे नहीं कोई बैंक किसी को छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद कहता है, ये नया रूल कहता है कि अगर मान लो डिफॉल्ट लॉस गारंटी हो गया तो जिस बैंक ने या जिस एनबीएफसी ने इसे ओरिजिनेट किया था वही यहाँ पर इसको दे सकता है, और वो भी कितने % में दे सकता है वापस यहाँ पे, तो याद रखना है 5%, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आगे जहाँ जहाँ पर ये लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है, एक बैंक है जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखेंगे। इसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है और अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा यूनिवर्सल बैंक बनेगा। देखो समझो, कहता है ये पहली बार है 11 सालों में जब कोई एंटिटी जो है वो क्या बनने जा रही है, यूनिवर्सल बैंक। अब ऐसा कैसे बन सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए इसके लिए, तो पहला लिखा है कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1000 करोड़, याद रखेंगे। पहले स्टेटस क्या होना चाहिए, पहले शेड्यूल का स्टेटस होना चाहिए, और 5 साल एक साफ अच्छा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा जो है, जो शेयर है बैंक शुड बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, आपके शेयर्स वगैरह सब रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके अलावा जो एसएफबी होगा, मतलब जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, ये मेंटेन करेंगे नेट प्रॉफिट को कितने साल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, 2, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और उनका जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और जो नेट एनपीए है वो लेस देन 3% 1% यहाँ पर होना चाहिए। तो इतना तो नहीं याद रहेगा आपको भी, बस इतना एक बार पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है,
चलिए अगला वाला, अगला कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेज, और डेज को पढ़कर भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, सबसे पहला है हिरोशिमा डे। आप सबको पता है ब्लैक डे कह लो हमारे इतिहास का, ये भी हमारे इतिहास का ही नहीं मतलब ग्लोबली इतिहास का आप याद रखेंगे। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल अगर आप गौर करेंगे 2025 का जो टाइम पीरियड है वो उसको 80 साल हो चुके हैं। ठीक है, इस इवेंट को 80 साल हो चुके हैं। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 से लेकर 45 के बीच में, जिसमें अलाइड कंट्रीज वर्सेस एक्सिस कंट्रीज आपस में क्या कर रही थी, लड़ रही थी। और इसी बीच में जापान ने क्या करा था, यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक करा था। ये क्लासेस में कराया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कराया हुआ है। कहाँ पर अटैक करा था बच्चे, तो आप याद रखेंगे पर्ल हार्बर पे क्या करा था, अटैक करा था। और इस पर्ल हार्बर पे जो नेवी थी किसकी, यूएसए की जो नेवी थी उसके लगभग 2400 जो अमेरिकन थे वो यहाँ पर मारे गए थे। और पर्ल हार्बर पे अटैक कब हुआ था, 7 दिसंबर 1941 में। आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जब क्रोनोलॉजी कराई गई है वहाँ पर भी लिखवाया गया, आपने याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसके बाद यूएसए रिटेलिएट करेगा। और ऑन दिस डे ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यूएसए ने क्या करा था, एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, आपको याद होगा। और एटॉमिक बॉम्ब का फादर किसे कहा जाता है, तो आपको याद है ओपनहाइमर। किसे कहते हैं, ओपनहाइमर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और क्या नाम था इसका, लिटिल बॉय। और फ्रॉम द बॉम्बर का नाम क्या था, एनोला गे। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है वैसे तो बहुत लोग मरे थे, बहुत लाखों के हिसाब से मरे थे, पर जो सर्वाइवर थे उन्हें कहते हैं हिबाकुशा। क्या कहते हैं, हिबाकुशा। और एक जेनबाकू डॉम है, ये एक ओनली स्ट्रक्चर था जो यहाँ पर क्या कर गया था, बच गया था उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, याद रखेंगे आप इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए कहता है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज WHO मतलब वर्ल्ड यूनेस्को साइट। ये आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है नेशनल हैंडलूम डे। अब गौर करना, आपको याद होगा 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था, तब एक मूवमेंट चलाया गया था जिस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी। याद रखेंगे, स्वदेशी। और कौन सा मूवमेंट चलाया गया था, एंड बायकॉट मूवमेंट को चलाया गया था। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे जो अपने कपड़े हैं, मतलब हाथ से बनने वाले जो कपड़े हैं, उनको यहाँ पर क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। तो याद रखेंगे नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं, 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। एम्पावरिंग वुमेन और एम्पावरिंग द नेशन। ठीक है, कहता है ये देखो मैंने बता दी ना आपको, स्वदेशी मूवमेंट चला था किसके बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, जिसमें क्या किया गया था, जो फॉरेन टेक्सटाइल है उसको बायकॉट किया गया था और इंडिया के टेक्सटाइल को यहाँ पर प्रमोट किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला वाला, अगला आता है आपके पास नागासाकी। अगेन नागासाकी भी आप सबको पता है, पहले 6 अगस्त का वो फटेगा हिरोशिमा, और 9 को फिर क्या होगा आपके पास, नागासाकी वाला। कितने बजे थे, 11:02 हुए थे सुबह के। और उसके अलावा फैटमैन था इसका नाम, और इसके बॉम्बर का नाम था US B-29 बॉम्बर ऑन नागासाकी। ठीक है, माना जाता है बेटा इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि मतलब 74,000 पीपल यहाँ पर मरे थे। ये जानने वाली बात है बेटा। और इसके तुरंत बाद 14 अगस्त जब किसकी कमर टूटती है, जापान की, तो 14 अगस्त 1945 को ये सरेंडर कर देता है किसके आगे, यूएसए के आगे। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कौन सा है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। याद रखना है आपने, कब मनाया जाता है बच्चे, 8 अगस्त को। क्लियर रखेंगे आप यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप क्या पढ़ते हैं, गांधी के 3 बड़े बड़े मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है, उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस आता है, और लास्ट बड़ा कौन सा आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखना है। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। पहले तो यह अगस्त के महीने में हुआ है, और अगस्त क्रांति मतलब जहां ये आइडिया लिया गया था उस मैदान का नाम था मतलब उस मैदान को नाम दिया गया था अगस्त क्रांति मैदान। 8 अगस्त को ये पूरा का पूरा अनाउंस किया गया था। और यहीं पे गांधी जी ने क्या दिया था, टाइटल दिया था। वो टाइटल था डू और डाई का टाइटल यहाँ पर उन्होंने दिया था। ये याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, आप सबको पता है 8 अगस्त को वो क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। और 9 अगस्त को मैंने आपको बताया था गांधी समेत बड़े बड़े सारे लीडर्स
वापस कहाँ चले जाते हैं, जेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और क्या कारण थे, तो एक कारण नहीं है, कोई एक कारण नहीं है क्विट इंडिया का, मल्टीपल कारण है। और गुस्सा बहुत दिनों से था हमारे लीडर्स को, जो कि फिर कहाँ पर दिखता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिखता है। ठीक है, उसके अलावा ये रेजोल्यूशन जो है वो क्विट इंडिया किसने प्रपोज करा था, जवाहरलाल नेहरू, और किसने इसको सेकेंडेड करा था, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है। इसके साथ लिखा हुआ है कि कांग्रेस कमेटी कहाँ मिली थी, ग्वालियर टैंक, और आज इस एरिया को हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। ठीक है, 8 अगस्त को शुरू हुआ और मैंने अभी आपको बताया 9 अगस्त को सारे लीडर जेल में। ठीक है, 9 अगस्त को एक लोकल लेडी थी जिनका नाम था अरुणा असफ अली, उन्होंने इसकी कमांड को संभाला था और उसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, बुक्स एंड ऑथर्स, इसके बारे में पढ़ के वाइंड अप करते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, आप सबको पता है एम.एस. स्वामीनाथन वही है जिन्होंने मतलब आप ऐसा कहेंगे इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में। एक बायोग्राफी लिखी गई है इनकी जिसका नाम है द मैन हु फेड इंडिया, और लिखने वाली कौन है, तो आप याद रखेंगे पी जया कुमार, आप लिख लेंगे पी जया कुमार, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, जो आपको पता है कि जो ड्वार्फ वीट आया था उस समय पे। ठीक है, देखो बेटा ऐसे लोग बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं जो कि अपना नहीं सबका सोचते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, एम.एस. स्वामीनाथन की, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है बेटा 1943 में, अब सुनो 1943 में एक फेमाइन आया था, गौर करना क्या आया था, फेमाइन, अकाल पड़ गया था। और इस अकाल के दौरान कितने लोग मरे थे, 3 मिलियन पीपल। सोचने वाली बात है, कितने लोग मरे थे वहाँ पे, 3 मिलियन पीपल। और जब ये सब हुआ इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ये किसके साथ मिले, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सबके साथ मिले, और उसके बाद इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा। और इंडिया जो कि क्या था अभी तक यहाँ पे, मतलब खाने के हमारे मतलब बुरे हाल थे, उसको क्या बना दिया, एक फूड सेल्फ सफिशिएंट कंट्री यहाँ पर बना दिया। ठीक है, याद रखना है। और इनको भारत रत्न दिया गया है, ध्यान रखना, कब दिया गया था, सन 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। इनकी डेथ हो चुकी है 2023 में, पर उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला एक ऑबिचरी है, इसको भी पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं। कहता है झारखंड के एक सीएम थे जिनका नाम था शिबू सोरेन, इनकी डेथ हो चुकी है। शिबू सोरेन की अगर हम बात करें तो इनको फाउंडिंग पैटर्न कहा जाता है, किसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। 81 के थे ये और अभी इनकी डेथ हो चुकी है। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था, नेमरा विलेज, बिहार। पर आपको पता है कि झारखंड किससे अलग हुआ है भाई, बिहार से अलग हुआ है। कौन सी ट्राइब के थे ये, तो आप याद रखेंगे संथाल ट्राइब, जिससे आज हमारी द्रौपदी मुर्मू भी हैं। शिबू सोरेन को दिशुम गुरु भी कहा जाता है, मतलब ग्रेट लीडर और गुरुजी भी इनको कहा जाता है। सीएम थे कब 2005 में भी थे, 2008 से लेके 10 तक भी रहे हैं, याद रखना है। और उसके अलावा पार्लियामेंट्री टेन्योर 8 टाइम लोकसभा एमपी हैं और 2 टाइम राज्यसभा एमपी भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो याद रखना झारखंड रिसोर्सेज, याद रखेंगे रिसोर्सेज रिच कंट्री है। कैसी कंट्री है ये, रिसोर्सेज रिच कंट्री है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब हम रिसोर्सेज की यहाँ पर बात करते हैं तो झारखंड में कोल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, कॉपर है, ये सब आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और झारखंड का गठन कब हुआ था, सन 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। और किससे अलग होकर बना है झारखंड, तो बिहार से अलग होकर झारखंड यहाँ पर बना था, याद रखना है। ठीक है, यहीं पर वो 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ आती हैं जिसमें से एक नाम है जमशेदपुर, आप सबको पता है टाटा के लिए जानी जाती है, टाटा वाली। और उसके अलावा एक जगह आती है धनबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं कहाँ के, झारखंड के। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहाँ पर आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।